वंस अगेन मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसा कि आपको पता है आजकल हम पढ़ा रहे हैं घूर्णन गति तथा जड़त्वाघूर्ण। उसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, घूर्णन गतिज ऊर्जा। ठीक है, जब कोई पिंड घूर्णन अक्ष के परितः गति कर रहा है, कैसे समझेंगे हम इसको, कैसे हम निकालेंगे कि जब कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः, माना कोई पिंड जो है, पिंड के जो कण है वो घूर्णन अक्ष के परितः गति कर रहे हैं और अवयवी कणों का द्रव्यमान मानो सपोज इसका m1, इसका m2, इसका m3, m4 है और घूर्णन अक्ष मानो सपोज O है, O से इस तरीके से पिंड के जो कण है वो घूर्णन अक्ष के परितः गति कर रहे हैं। तो इनका जो कोणीय चाल है, कोणीय वेग है, वो क्या है, नियत कोणीय वेग से घूर्णन अक्ष के परितः गति कर रहे हैं और इनका जो कोणीय रेखीय वेग है वो सबका v1, v2, v3 इस तरीके से परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, और घूर्णीय गति जो है इस तरीके से है कि माना कोई कण, कोई पिंड घूर्णन अक्ष के परितः नियत, जब कोई कण घूर्णन अक्ष के परितः गति कर रहा है और उसका कोणीय वेग क्या है, नियत है, और उसका बराबर रेखीय वेग क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर इस m1 कण का जो रेखीय वेग होगा, m1 कण का रेखीय वेग वो है v1 बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं v बराबर r1 ओमेगा। ठीक है, v बराबर r ओमेगा। ठीक है, और जब कण घूर्णन अक्ष के परितः गति कर रहा है तो उस कण की जो रेखीय गति होगी, अर्थात m1 कण की रेखीय गतिज ऊर्जा, जो रेखीय गतिज ऊर्जा होती है वो होती है हाफ m1 v1 का स्क्वायर। मैंने आपको कहा कि जब कोई पिंड घूर्णन अक्ष के परितः गति कर रहा है तो उसका जो कोणीय वेग है वो नियत है और उसका जो रेखीय वेग है वो समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तित होता रह रहा है। तो मैंने कहा कि जो m1 कण का जो रेखीय वेग है वो v1 बराबर r1 इंटू ओमेगा। आप जानते हैं किसी भी कण का जो रेखीय वेग होता है वह उस कण के घूर्णन अक्ष की जो लंबवत दूरी है, उस कण की घूर्णन अक्ष से दूरी तथा उसके कोणीय वेग के, उस कण के कोणीय वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, उस कण का रेखीय वेग कहते हैं। यदि हम उस कण की जो गतिज ऊर्जा निकाल रहे हैं वह गतिज ऊर्जा है हाफ m1 v1 का स्क्वायर। अब चूंकि हम जानते हैं v1 बराबर हो जाएगा, चूंकि हम जानते हैं v1 बराबर r1 ओमेगा, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे v1 बराबर r1 ओमेगा को समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रेखीय गतिज ऊर्जा हो जाएगी K बराबर हाफ m1 r1 की वैल्यू r1 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे कण m2 की रेखीय गतिज ऊर्जा वह हो जाएगी K। ठीक है, K बराबर हो जाएगा आपका, K बराबर हाफ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। उसी प्रकार से तीसरे कण की m3 कण की रेखीय गतिज ऊर्जा ये हो जाएगी K बराबर हाफ m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो मानो सपोज जो पिंड है वो पिंड के अवयवी कण m1, m2, m3 और mn है। माना पिंड के अवयवी
अवयवी कण, माना पिंड के अवयवी कण M1 M2 डॉट N है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो घूर्णन गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो घूर्णन गतिज ऊर्जा हो जाएगी, घूर्णन गतिज ऊर्जा घूर्णन अक्ष के परितः, घूर्णन अक्ष के परितः जो पिंड की जो कुल गतिज ऊर्जा, घूर्णन अक्ष के परितः पिंड की अवयवी कणों की कुल गतिज ऊर्जा, जो कुल गतिज ऊर्जा हो जाएगी, कुल घूर्णन गतिज ऊर्जा, कुल घूर्णन गतिज ऊर्जा हो जाएगी के रोटेशनल बराबर, जो घूर्णन गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी घूर्णन अक्ष के परितः प्रत्येक कण की जो रोटेशनल घूर्णन गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो संपूर्ण कणों की पिंड की संपूर्ण कणों की कुल रेखीय, पिंड की संपूर्ण कणों की कुल रेखीय गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, ठीक है। तो के रोटेशनल हो जाएगा, के रोटेशनल हो जाएगा समेशन K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों कि रोटेशनल हो जाएगा हमारा समेशन 1/2 M1 R1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 M1 R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर M2 R2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डॉट डॉट एन तक, ठीक है। तो जो कुल रोटेशनल एनर्जी हो जाएगी, जो काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2, इसको हम लिख सकते हैं समेशन हाफ, ये जो कुल गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ M R, माना पिंड का द्रव्यमान क्या है, माना संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान M, ठीक है। उसकी घूर्णन अक्ष से, उस पिंड के घूर्णन अक्ष से जो दूरी, पिंड के कणों की जो घूर्णन अक्ष से दूरी क्या वो R है, तो ये हो जाएगा M R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों, अब चूंकि हम जानते हैं M R स्क्वायर बराबर होता है I, ठीक है, कि जो किसी पिंड की घूर्णन अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होता है वह उस पिंड के द्रव्यमान तथा उसके केंद्र से जो द्रव्यमान और उसके घूर्णन अक्ष से जो दूरी के वर्ग तथा उस द्रव्यमान की गुणनफल के बराबर होता है। तो जो रोटेशनल एनर्जी हो जाएगी, के रोटेशनल जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2 M R स्क्वायर को हम लिख सकते हैं I ओमेगा स्क्वायर। तो जो घूर्णन गतिज ऊर्जा हो जाएगी वह घूर्णन गतिज ऊर्जा हो जाएगी, घूर्णन गतिज ऊर्जा हमारी हो जाएगी घूर्णन गतिज ऊर्जा इक्वल टू 1/2 जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है घूर्णन गतिज ऊर्जा हमारी के बराबर हो जाएगी हाफ जड़त्व आघूर्ण गुणा दिया कोणीय वेग का होल स्क्वायर, तो ठीक है। यदि हम जड़त्व आघूर्ण निकालना चाहें तो जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा आपका
आई बराबर 2k रोटेशनल एनर्जी बटे कोणीय वेग का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इस तरीके से जड़त्व आघूर्ण की डेफिनेशन भी बता सकते हैं कि किसी भी पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होता है वह उस पिंड के घूर्णन गतिज ऊर्जा के दोगुने के तथा एकांक कोणीय वेग के बराबर होता है। कि किसी भी पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के प्रति एकांक कोणीय या एकांक कोणीय वेग में घूर्णन गतिज ऊर्जा के दोगुने के बराबर होता है। तो बच्चों, ये था हमारा घूर्णन गतिज ऊर्जा। इसमें जो है मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल करना चाहूंगा। घूर्णन गतिज ऊर्जा से संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। 2.0 kg द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर लंबाई की रस्सी से बांधकर 1 मिनट में 2100 चक्कर की दर से वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, तो पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आप जानते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले हमें वो चीजें करनी है। क्वेश्चन में दिया गया है कि माना 1 मिनट में चक्करों की संख्या ये दिया है 2100 चक्कर। 1 मिनट में चक्रों की संख्या 2100, इसलिए 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड। 60 सेकंड में चक्रों की संख्या 2100 है, तो इसलिए 1 सेकंड में चक्करों की संख्या 2100 बटे 60, ये हो जाएगा आपका 6 3 18। ठीक है, 6 3 18 और 6 5 30। ठीक है, ये आपका आ गया 35। तो 1 सेकंड में चक्रों की संख्या आ गई, n बराबर जो आ गया चक्रों की संख्या वो आ गया 35। 1 सेकंड में प्रति सेकंड में चक्रों की संख्या मानो सपोज n है, तो n क्या आ गया 35। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, इसमें दिया है हमें घूर्णन गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, चूंकि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चूंकि आई क्या है जड़त्व आघूर्ण है, ओमेगा क्या कोणीय वेग है, तो ओमेगा हमें निकालना है। ओमेगा बराबर ओमेगा चूंकि आप जानते हैं 2 पाई n होता है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू n की वैल्यू हमने रख दी 35, तो 7 पंजे 35, ये हो गया 44 गुणा गया 5, तो ये हो जाएगा 5 को 20 का शून्य से 2, 5 को 20 तो 22 220। जो कोणीय वेग आ गया वो आ गया आपका 220। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। कोणीय वेग की जो डेफिनेशन आ जाएगी वो आ जाएगी रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड। ठीक, अब हमने जो है जड़त्व आघूर्ण निकालना, और जड़त्व आघूर्ण होता है आई बराबर mr स्क्वायर। ठीक, mr स्क्वायर होता है, m हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन में 2.0 kg का, तो m हमारे पास दे रखा है 2.0 इंटू r की वैल्यू हमारे पास दी है, और r की वैल्यू हमारे पास है किस द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर लंबाई की रस्सी से बांधकर, मतलब 2 मीटर उसकी जो त्रिज्या है वो है क्या है 2 है, तो इसका जो है 2.0 त्रिज्या हमें दे रखी है। ठीक है, 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 4 और 4 2 8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ठीक है, अब हमने इसमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी, घूर्णन गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो के रोटेशनल जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास आई की वैल्यू हमने निकाल दी 8.0। ठीक है,
इंटू ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है 220 इंटू 220, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा, आप देखेंगे इसको कैलकुलेट करके, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 20 इंटू 220 गुणा के 220 इंटू 4, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आ जाएगी वो हमारा जो है क्या आ जाएगा, ये हमारा काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी हमारी निकल गई। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। गुणा करके आप देख लेंगे यहाँ पे 220, ठीक है। 0 2 0 0 0 2 4 2 4 2 0 0 2 2 4 2 2 4 0 0 4 4 4, ठीक है। तो 5 दूना, और ये है आपका इस तरीके से निकल गया। इसको 4 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी वैल्यू निकलेगी वो हमारे क्या निकल जाएगी, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है। तो बच्चों इसके अलावा भी मैं आपको और चीजें बताना चाह रहा हूं। बच्चों आज हम फिर पढ़ेंगे जड़त्व आघूर्ण तथा बल आघूर्ण में संबंध। जड़त्व आघूर्ण तथा बल आघूर्ण में संबंध, रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क, ठीक है। रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क, जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण में क्या संबंध है। तो बच्चों कैसे हम इसको करेंगे कि माना कोई पिंड घूर्णन अक्ष के परतों गति कर रहा है, और घूर्णन अक्ष के परतों यदि गति कर रहा है, उस वृत्त का केंद्र जिस घूर्णन अक्ष के परतों गति कर रहा है वहां पे उसका केंद्र वो है, और माना पिंड के जो अवयवी कण हैं वह अवयवी कण कई अवयवी कणों से मिलकर के बना हुआ है, M1 M2 M3 M4, इस तरीके से n कणों से मिलकर के पिंड बना हुआ है, और यह अचर रेखीय त्वरण से जो है घूर्णन अक्ष के परितः गति कर रहा है, ठीक है। ये M1 है, ये M2, ये M3। अचर जो है कोणीय त्वरण से यह घूर्णन अक्ष के परितः गति कर रहा है, ठीक है। माना कोई पिंड घूर्णन अक्ष के परितः अचर कोणीय त्वरण से गति कर रहा है, जिसमें रेखीय त्वरण परिवर्तित हो रहा, जिसमें रेखीय त्वरण क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो रेखीय त्वरण परिवर्तित हो रहा है, तो वहां पर जो उस कण का जो रेखीय त्वरण है, उस रेखीय कण का जो रेखीय त्वरण हो जाएगा वह हो जाएगा A1 बराबर R1 इंटू एल्फा। चूंकि मैंने कहा कि चूंकि कण जो है घूर्णन अक्ष के परितः गति कर रहा है, और उस कण का जो चाल है, कण का जो कोणीय वेग है, कण का जो कोणीय त्वरण है वो अचर है, और उसका रेखीय त्वरण समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। माना जो M1 कण है, यहाँ पर जो त्वरण जो है A1 है, तो A1 बराबर हो जाएगा R1 अल्फा। और इस M1 कण पर यदि बल लगाया जा रहा है, बल के कारण त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो M1 कण पर जो बल होगा, M1 कण पर जो बल होगा वो होगा F1। M1 कण पर बल F1, F बराबर हो गया M1 A1, और चूंकि हम जानते हैं A1 हमने बल निकाल लिया, तो ये हो जाएगा M1 R1 अल्फा, ठीक है। अब चूंकि जब कण घूर्णन अक्ष के परितः गति कर रहा है और कण पर बल F लगाया जा रहा है,
ठीक है। तो जब कण पर बल F लगाया जा रहा है तो कण बल के द्वारा घूर्णन अक्ष के प्रति क्या हो रहा है, गति हो रही है। तो जो टाउ हो जाएगा वो टो हो जाएगा, वो टो हो जाएगा जो बल आघूर्ण, चूंकि हम जानते हैं बल के कारण बल आघूर्ण घूर्णन अक्ष के प्रति बल आघूर्ण उत्पन्न हो जा रहा है, और टो बराबर हो जा रहा है F इंटू R, ठीक है। M1 कण पर जो बल होगा, M1 कण पर जो बल होगा, M1 कण पर बल F1 और F1 इक्वल हो जाएगा M1 R1 अल्फा, और F1 कण पर M1 कण पर बल आघूर्ण टो 1 होगा, तो टो 1 बराबर हो जाएगा F1 इंटू R1। F1 की वैल्यू हमारे पास है M1 R1 अल्फा इंटू R1, तो ये हो जाएगा M1 R1 का स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है। तो प्रत्येक कण, क्योंकि मैंने कहा कि पिंड अवयवी कणों से मिलकर के बना हुआ है, तो इन कणों का घूर्णन अक्ष के प्रति जो बल आघूर्ण हो जाएगा, अवयवी कणों का घूर्णन अक्ष के परितः बल आघूर्ण, ये हो जाएगा टो बराबर हो जाएगा M1 R1 का स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 का स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड इस तरीके से। तो जो टो हो जाएगा वो टो हो जाएगा समीशन, ठीक है, टो बराबर हो जाएगा समीशन MR का स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या आ रहा है, यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, तो अल्फा क्या आ गया हमारा, कॉमन आ गया, तो MR स्क्वायर। और क्योंकि हम जानते हैं MR स्क्वायर बराबर किसके होता है, I के, तो ये हो जाएगा टो बराबर I इंटू अल्फा। तो यही जो है जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण में संबंध है। मैंने कहा कि जब कोई कण घूर्णन अक्ष के प्रति गति कर रहा है तो उसका कोणीय त्वरण नियत है और उसका रेखीय वेग बराबर क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो हमें सबसे पहले कण का जो कण है, अवयवी कण है, उसका रेखीय त्वरण निकालना है, उस पर लगने वाला जो बल है उस बल को निकालना है, और उस बल के कारण घूर्णन अक्ष के प्रति जो जड़त्व आघूर्ण बल के कारण जो बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है उनको हमने निकाला। तो उसको निकालने के बाद हमने जो है एक कण का निकाला, दूसरे कण का निकाला, तीसरे कण का निकाला, इसी तरीके से हमने काफी सारे जितने n कण है इन कणों का निकाला। तो फाइनली हमारा निकला टो बराबर I इंटू अल्फा। इसलिए टो को कहते हैं बल आघूर्ण बराबर जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय त्वरण, ठीक है। तो यही जो है बल आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण में क्या है संबंध है। तो बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में ये टॉपिक आया होगा। धन्यवाद।